न्यू फॉर्मेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज मींस प्रोप्राइटरशिप फर्म, इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप फर्म्स। तो बेसिकली वो एंटिटीज जो कॉर्पोरेट्स नहीं है, जो कंपनीज नहीं है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट्स। अभी तक क्या होता है, अभी तक आप देखेंगे हम जो भी बैलेंस शीट्स बनाते हैं किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी पार्टनरशिप फर्म के लिए, एज सच उसका कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है। अगर आप एक अकाउंटेंट है, आप एक प्रोफेशनल है और डे टू डे आप जो है अकाउंटिंग करते हैं नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स की, पार्टनरशिप फर्म्स की, सोसाइटीज की और इंडिविजुअल्स की, तो ऐसे में एज सच कोई डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है बैलेंस शीट के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। तो जनरली आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो है हॉरिजॉन्टली जो है बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, जहां पर आपकी एसेट साइड और लाइबिलिटीज साइड, एसेट साइड्स में आपकी जो है कैपिटल्स आ जाती है, इसके अलावा जो है आपकी लोन्स एंड लाइबिलिटीज आ जाती है, करंट लाइबिलिटीज आ जाती है, और एसेट साइड में आपकी जो है फिक्स एसेट्स आ जाती है, आपकी करंट एसेट्स आ जाती हैं, कैश इन हैंड आ जाते हैं। तो ये वन ऑफ द फॉर्मेट है जो जनरली आपको देखने को मिलता है, और बहुत सारे लोग इसी को जो है वर्टिकल फॉर्म्स में जो है प्रिपेयर करते हैं। आपकी जो है इनिशियली यहाँ पर लाइबिलिटी साइड्स को वो रिपोर्ट्स करते हैं और नीचे की तरफ एसेट साइड्स को रिपोर्ट्स करते हैं। और काफी सारे लोग इसका ठीक अपोजिट भी करते हैं, वर्टिकल बैलेंस शीट्स के अंदर वो एसेट साइड्स को जो है पहले लिखते हैं, उसके बाद लाइबिलिटी साइड्स को बाद में लिखते हैं। तो ये बहुत सारे फॉर्मेट है जो जनरली आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अब जितनी भी बैलेंस शीट्स, जितने भी फाइनेंशियल्स आप देखते हैं नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के रिगार्डिंग, तो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कंपनीज की बैलेंस शीट अगर स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल रिलायंस है, टाटा है और बहुत सारी कंपनीज है जिनकी अगर आप बैलेंस शीट्स देखेंगे, फाइनेंशियल्स देखेंगे, तो वो एक डिफाइंड फॉर्मेट में है। वहां पर जो फॉर्मेट है वो आपको जो है सेम फॉर्मेट जो है सभी कंपनीज के केस में दिखाई देगा। तो एक कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहती है कि जो है कहां पर क्या चीज की क्या उसकी रिपोर्टिंग की गई है। तो ऐसे में एक जो है टेक्निकल गाइड इशू की गई है बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो कि सुप्रीम बॉडी है रिगार्डिंग अकाउंटिंग इन इंडिया। तो ऐसे में आईसीआई के द्वारा नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो है एक डिफाइंड फॉर्मेट यहां पर रिकमेंड किया गया है। जी हाँ, एक डिफाइंड फॉर्मेट रिकमेंड किया गया है, कहा गया है कि सभी को यह फॉर्मेट जो है यूज करना चाहिए। रिकमेंडेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं यह रिकमेंडेशन जो है एक आपको यह बताने के लिए है कि ये जो फाइनेंशियल फॉर्मेट हमने आपको दिया है, इसको हर जगह, चाहे वो बैंक है, चाहे वो स्टेक होल्डर्स हैं, या फिर और कोई व्यक्ति है जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर भरोसा करना चाहता है, अगर आप इस फॉर्मेट को अगर आप यूज करते हैं तो एक रिलायबिलिटी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को के अंदर देखने को मिलेगी। हर बैंक में जो है उसको जो है एक प्रेफरेंस दी जाएगी, और इवन जो प्रोफेशनल्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनके रिगार्डिंग भी कुछ जो है इंस्ट्रक्शंस इस टेक्निकल गाइड के अंदर दी गई है। तो हम डिटेल में बातें करेंगे काफी सारी। अगर आप एक अकाउंटिंग प्रोफेशनल है, आप जो है अपडेटेड होने चाहिए हर उस एस्पेक्ट से जो रिगार्डिंग अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस से रिलेटेड है। तो यहां पर अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को जो है डिफाइन किया गया बाय दी टेक्निकल गाइड। और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में आप देखेंगे कहा गया कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज बताया गया। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, चाहे वो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो। इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जहां पर आपकी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, आरडब्ल्यूएस आ जाती है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन आ जाती है, सोसाइटीज आ जाती है, ट्रस्ट आ जाती है, और स्टेचुटरी कॉर्पोरेशंस, अथॉरिटीज, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो बेसिकली वो व्यक्ति जिनके लिए कोई डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है, उनको नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में कवर किया गया। तो कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग एक डिफाइंड फॉर्मेट है, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जो है बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है।
इसी तरह बहुत सारी ऐसी एंटिटीज है जिनके लिए कुछ स्पेशल एक्ट्स होते हैं, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, जैसे जो है आरबीआई है, एलआईसी है, इनके लिए स्पेशल एक्ट्स बनाए गए हैं। तो ऐसे में अगर उस स्पेशल एक्ट के अंदर या फिर कोई रेगुलेटर है, उस रेगुलेटर के द्वारा कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आपके फाइनेंशियल्स के लिए बताया गया है तो आप उस फॉर्मेट को यूज करेंगे। अदरवाइज आप जो है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज मानते हुए जो आईसीआई के द्वारा जो फॉर्मेट रिकमेंड किया है वो आपको यूज करना चाहिए फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो जो फॉर्मेट्स दिए गए हैं वो कंपेरेटिव फॉर्मेट्स दिए गए हैं। इसके अलावा एक और बात जो एज ए अकाउंटिंग प्रोफेशनल आपको पता होनी चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जी हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है सिर्फ बड़ी कंपनीज पर एप्लीकेबल होते हैं, लिस्टेड कंपनीज पर एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी पर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं। जी हाँ, अगर मैं बात करूं अकाउंटेंट्स की, अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स की, तो आज की डेट में कोई भी अकाउंटेंट, कोई भी अकाउंटिंग प्रोफेशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता, और खासकर इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म में तो बिल्कुल भी नहीं। इवन अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल्स की, जिसमें मैं बात करता हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, कंपनी सेक्रेटरीज की, एडवोकेट्स की, तो ये लोग भी जब अकाउंटिंग में प्रैक्टिस करते हैं तो ये लोग भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते हैं जब वो प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म्स, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, एनी अदर पर्सन, एसोसिएशन ऑफ बॉडी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एटसेट्रा। तो ऐसे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस बहुत जरूरी है, और जो आज की डेट में अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं बहुत रेयरली फॉलो किया जा रहा है इन केस ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और ढेर सारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए जो है अपडेट होती रहेंगी। उसके अलावा हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस को जरूर इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, और इन कोर्सेज में हमने जो है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के फाइनेंशियल्स आप कैसे प्रिपेयर करेंगे वो भी हम कवर करने वाले हैं, बहुत डिटेल में रहेगा। और प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स रहेगी कैसे आप एक्सेल के अंदर जो है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की जो बैलेंस शीट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हैं, वो आप प्रिपेयर करेंगे। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रिगार्डिंग आपको ये ध्यान रखना है कि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज पर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ब्रॉडली तीन पार्ट्स में, तीन कैटेगरी उसमें कैटेगराइज कर सकते हैं आप। फर्स्ट इज इंड एएस, जिसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं, जो कि ग्लोबली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसके जो है पैरेलल जो है इंडिया के अंदर अडॉप्ट किए गए हैं, और ये लिस्टेड कंपनीज पर एप्लीकेबल होते हैं, बड़ी कंपनीज पर एप्लीकेबल होते हैं, और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसीज है, उन पर ही एप्लीकेबल होते हैं। तो ये तो है कॉर्पोरेट्स की बात। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2021। तो बड़ी कंपनीज के बाद जो छोटी कंपनीज बच जाती है उन पर जो है कंपनीज रूल्स 2021 के जरिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई किए गए वो एप्लीकेबल होते हैं। और लास्ट वन इज नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, एंटिटीज अदर देन कंपनीज में जो है आईसीआई के द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो एप्लीकेबल होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होते, तो वो लोग गलत है। ध्यान रखें, एंटिटीज अदर देन कंपनीज के केस में जो आईसीआई के द्वारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड है वो एप्लीकेबल होते हैं, और वो आपको अप्लाई करने चाहिए, उनका कंप्लायंस आपको करना चाहिए। अब अगर हम बात करें जो आईसीआई के द्वारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं, अगेन उसको जो है 4 लेवल्स में कैटेगराइज किया गया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 1 में जो है बड़ी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को रखा गया है, लेवल 2 में उससे छोटी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को रखा गया है, लेवल 3 में उससे छोटी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को रखा गया है, और बाकी सभी को लेवल 4 में रखा गया है। और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीआई के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 सभी पर एप्लीकेबल है। हालांकि
लेवल 4 में कुछ रिलैक्सेशन दी गई है, उन्हें जो है कम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, लेवल 2 में उनसे ज्यादा करने हैं, लेवल 3 में उनसे ज्यादा करने हैं, और लेवल 1 में सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो करने हैं। तो ये बेसिकली लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक की ये जो डिटेल्ड डिस्कशन है ये हम किसी और सेशन में करेंगे। वापस फिर से आते हैं फाइनेंशियल फॉर्मेट्स ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। तो यहाँ पर जो फॉर्मेट आपको बताया गया बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो अगर आप कंपनीज की अकाउंटिंग करते हैं तो कंपनीज के जो फाइनेंशियल्स होते हैं अगर आप उनसे भली भांति परिचित है तो आपको नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की जो फाइनेंशियल्स हैं उनको प्रिपेयर करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि सेम पैटर्न पर जो है ये फॉर्मेट रखा गया है जो कॉर्पोरेट्स के लिए फॉलो किया जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि सबसे पहले तो कंपैरेटिव फिगर्स आपको जो है यहां पर रिपोर्ट करनी है, जैसे हम कंपनीज के केस में करते हैं। अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर है, न्यूली बिजनेस सेटअप है, तो आपको जो है फर्स्ट ईयर के लिए जो कंपैरेटिव रिपोर्टिंग है वो नहीं करनी है, लेकिन लेटर ऑन जो फाइनेंशियल ईयर्स रहेंगे वहां पर आपको जो है कंपैरेटिव रिपोर्टिंग करनी है। उसके बाद यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज को रखा गया। अगेन यहाँ पर जो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है वो वर्टिकल फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब इक्विटी की अगर बात करें तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में तो कोई शेयर्स आपको देखने को मिलेंगे नहीं, तो यहाँ पर इक्विटीज का मतलब है ओनर फंड। तो ओनर फंड मींस वो प्रोप्राइटर का भी फंड्स हो सकता है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर्स की कैपिटल हो सकती है, और जो है इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन जो भी मेंबर्स होंगे उनका जो फंड्स होगा उनकी जो कैपिटल्स होगी वो यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर ओनर फंड्स हैं इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म ओनर कैपिटल अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस मींस जो आपका सरप्लस बैलेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर आपने उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है तो वो आपका कैपिटल अकाउंट में रिपोर्ट होगा, अगर आपने उसको ट्रांसफर नहीं किया है तो आपको उसको सेपरेटली रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट में जो है मेंशन करना है। उसके बाद आपको नॉन करंट लायबिलिटीज जो है यहाँ पर मेंशन करनी है। नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती है, करंट लायबिलिटीज क्या होती है, ये अगेन एक डिटेल डिस्कशन का पार्ट है जिसको हम अपने आने वाले सेशंस में आपके साथ डिस्कस करेंगे। नॉन करंट लायबिलिटीज में बेसिकली आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो जो है 1 ईयर से ज्यादा के लिए जो यूज की जाने वाले फंड्स हैं जो बोरो किए गए हैं, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो इस तरह आपको कैटेगराइज करना है अपनी नॉन करंट लायबिलिटीज को। उसके अलावा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, तो अगर आपने कोई ऐसा प्रोविजन क्रिएट किया है जो लॉन्ग टर्म के लिए है तो उसको आप लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर रिपोर्ट करेंगे। करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, वो बोरोइंग जो विद इन 12 मंथ्स आपको पे करनी है, जिसे आप जो है विद इन 12 मंथ्स रीपे करने वाले हैं। इसके अलावा सन्ड्री क्रेडिटर्स जिनको कहा गया है ट्रेड पेबल्स, तो ट्रेड पेबल्स में भी आपको बताना है कि कौन से ऐसे ट्रेड पेबल्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं जो रिलेटेड टू एमएसएमई सेक्टर है। यहाँ पर टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस और अदर देन एमएसएमई सेक्टर जो है वो आपको अलग से रिपोर्ट करने हैं। तो ये बेसिकली इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर आपको पता हो 45 डेज के अंदर उनकी पेमेंट होनी चाहिए, तो ऐसे में ज्यादा आउटस्टैंडिंग अगर एमएसएमई सेक्टर का है तो ऐसे में कल को जो है गवर्नमेंट जो है आपके खिलाफ आपके अगेंस्ट जो है उसको उसका एक्शन ले सकती है कि क्यों आपने 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं की है। और इवन आज की डेट में तो इनकम टैक्स में भी एक प्रावधान ला दिया गया है कि अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे एमएसएमई सेक्टर की तो ऐसे में वो एक्सपेंस आपको अलाउ ही नहीं किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज, तो कोई आपकी और करंट लायबिलिटीज है जैसे कि सैलरी पेबल है या फिर कोई ड्यूटी एंड टैक्सेस पेबल है, तो इस तरह की अगर आपकी कोई करंट लायबिलिटीज है वो आपकी जो है करंट लायबिलिटीज हेड में अदर करंट लायबिलिटीज में आप उसको रिपोर्ट करेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अगर कोई ऐसा प्रोविजन है जो विद इन 12 मंथ्स आपको जो है उसको मेटलाइज करना है, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स के लिए आप कोई प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन का पार्ट रहेगा। उसके बाद आपका यहाँ पर टोटल लायबिलिटीज का जो है वो अमाउंट आ जाता है। आफ्टर दैट आपको एसेट साइड में जो है नॉन करंट एसेट्स जिसे हम जनरली फिक्स एसेट्स के नाम से जानते हैं, तो वो नॉन करंट एसेट्स आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी है, जिसके अंदर आपको कैटेगराइज करना है सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। तो सबसे पहले हेडिंग रहेगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट।
इसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को आप अलग दिखाएंगे, इंटेंजिबल एसेट्स को अलग दिखाएंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को अलग रखेंगे, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, तो अगर आप कोई ऐसी एसेट इंटेंजिबल एसेट है जिसको आप डेवलप कर रहे हैं, वो अंडर डेवलपमेंट है, उसको आप अलग से रिपोर्ट करेंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसको आप अलग से रिपोर्ट करेंगे। आफ्टर दैट डेफर्ड टैक्स एसेट्स, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, डेफर्ड टैक्स एसेट्स जैसे कॉर्पोरेट्स में होती है वैसे ही यहाँ पर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में भी रखी गई है, तो दैट मींस आपको जो है डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज के लिए प्रोविजन भी क्रिएट करना होगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट एसेट्स, तो कोई ऐसे लोन एंड एडवांसेस जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टैंड रहने वाले हैं वो आप यहाँ रिपोर्ट करेंगे, और अदर नॉन करंट एसेट्स इनके अलावा जो बच जाती है वो आप अदर नॉन करंट एसेट्स में रिपोर्ट करेंगे। करंट एसेट्स में जो कि विद इन 12 मंथ्स या विद इन योर ऑपरेटिंग साइकिल अगर मैं कहूं आपको मेटलाइज होने वाले हैं, जैसे कि आपकी करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश एंड बैंक बैलेंस है, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज है, तो विद इन 12 मंथ्स बेसिकली आपके जो ऑपरेटिंग साइकिल में कन्वर्ट हो जाते हैं वो आप करंट एसेट्स के अंदर रखते हैं। इसके अलावा अदर करंट एसेट्स, कोई और ऐसी करंट एसेट्स जो बाकी हेड्स में जो है फॉल नहीं करती है, उसको आप अदर करंट एसेट्स में रिपोर्ट करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी गई है काफी सारी, जिनको हम अभी के लिए डिस्कस नहीं कर सकते। आफ्टर दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक फॉर्मेट मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग क्या फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया गया है। तो अगेन वही कंपेरेटिव फिगर्स आपको यहाँ पर देनी है, वर्टिकल फॉर्मेट है। सबसे पहले आपको बताना है नेम ऑफ द एंटिटी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, तो यहाँ पर आप जो पीरियड मेंशन करेंगे किस पीरियड के लिए जो है 31 मार्च 23 के लिए है, 31 मार्च 24 के लिए है। यहाँ पर आपको पीरियड बताना है कब से कब तक के पीरियड के लिए है जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दैट मींस 1 अप्रैल 22 टू 31 मार्च 23। कंपैरेटिव फिगर्स में 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 22। हालांकि हम प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स में और डिटेल में डिस्कस करेंगे एक्सेल के अंदर आप कैसे इस बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद सबसे पहले आपको रिपोर्ट करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज योर टर्नओवर, योर सेल्स, जिसको आप रिपोर्ट करेंगे। अदर इनकम, और कोई इनकम है, कोई इंटरेस्ट इनकम है, रेंटल इनकम है, डिविडेंड इनकम है, जो आपके बिजनेस का पार्ट है, तो वो अदर इनकम में आप रिपोर्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपको रिपोर्ट करने हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको रिपोर्ट करनी है, तो ध्यान रखें ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक जो है आप देखेंगे वो जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट नहीं, उसको आप नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर मेंशन करेंगे, और वहां पर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस जो है आप जो भी ग्रोस प्रॉफिट करते हैं उसके बाद आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है, तो वो यहाँ पर आप रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको रिपोर्ट करनी है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर जो भी आपने सैलरी पे की है, वेजेस पे की है, जो भी आपने स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, जो भी आपने पार्ट ओवर टाइम जो आपने पे किया है, वो सभी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस यहाँ पर आप रिपोर्ट करेंगे। आफ्टर दैट डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, तो जो डेप्रिसिएशन है फिक्स एसेट्स के रिगार्डिंग, बेसिकली अगर मैं बात करूं नॉन करंट एसेट्स के रिगार्डिंग, जो कि प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट के रिगार्डिंग आपको जो है यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो आपने चार्ज किया है, जो भी आपने अमोर्टाइजेशन किया है किसी नॉन करंट एसेट का, वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी है। फाइनेंस कॉस्ट, जो भी आपने इंटरेस्ट की पेमेंट की है, किसी बैंक को की है या किसी व्यक्ति से जिससे आपने बोरो किए थे फंड्स, उसको आपने इंटरेस्ट पे किया है, वो आपका यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आप रिपोर्ट करेंगे। बाकी जो बच जाते हैं जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, वो आप अदर एक्सपेंसेस हेड में जो है आप रिपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई रेंट पे किया है, आपने कोई कमीशन पे किया है, या फिर आपके कोई ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, और बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके जो है और अबव अबव हेड में जो आपके कवर नहीं होते हैं, उसको आप अदर एक्सपेंसेस में रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरह आपके यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, और यहाँ पर आपका प्रॉफिट आ जाता है बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसके बाद अगर कोई एक्सेप्शनल आइटम है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, वो आप यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद आपका आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद आपने जो है टैक्स का कोई प्रोविजन किया है करंट टैक्स के लिए, डेफर्ड टैक्स के लिए, वो आप यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, और आफ्टर दैट आपका आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि है फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अगर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से कोई प्रॉफिट है उसको आप अलग से यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे, और टैक्स एक्सपेंस जो है ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन वो आप मेंशन करेंगे, और इस तरह जो है आपका नेट प्रॉफिट जो है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से जो है वो आफ्टर टैक्स आ जाता है, और टोटल प्रॉफिट जो है
जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से जो है दोनों का मिलाकर आपको यहाँ पर टोटल प्रॉफिट रिपोर्ट करना है। तो ये बेसिकली कंपैरेटिवली फाइनेंशियल्स आपको प्रिपेयर करने हैं। और अगर अगेन मैंने आपको बताया कॉर्पोरेट्स के लिए अगर आपने जो है रिपोर्टिंग की है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की है, तो आपको नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के रिगार्डिंग ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के रिगार्डिंग कैसे आपको फाइनेंशियल्स प्रिपेयर करने हैं। लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगेन आप हमारे जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स ऑन फाइनेंशियल्स ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज।